हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्शन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर का पार्ट 2 है ये। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसमें भी जाकर के आप डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पे आइएगा, जिसमें हमने उसमें जो नियम थे फेराडे के वो पढ़ा है। ठीक है, हमने कई वाइंडिंग्स के बारे में वहां पे पढ़ा है और प्रकारों के बारे में हमने वहां पे थोड़ा सा अध्ययन किया था। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। देखिए मैंने वहां बताया था जनरेटर के प्रकार सेपरेटली और सेल्फ। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब ये होता है कि इसको जनरेट करने के लिए या इसको हमें चलाने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें कोई जनरेटर लगाना होता है या हमें किसी प्रकार की कोई बैटरी है ना डीसी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसको चलाने के लिए देखिए यहां पर एक चित्र आपको दिख रहा है। इस प्रकार का जनरेटर का अगर आपको कोई डायग्राम दे दिया जाए तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ी विशेषता तो ये होगी बैटरी। यहां पर क्या लगा है? ये लगी है बैटरी। यानी कि जब यहां पर बैटरी लगी हो तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड नहीं है। कौन सा है? सेपरेटली एक्साइटेड। देखिए ये तो आप समझ सकते हैं संट है। ठीक है, इसमें तो आप मानेंगे संट है, लेकिन कौन सा संट है? सेपरेटली एक्साइटेड संट जनरेटर है। ठीक है, कौन सा है? सेपरेटली एक्साइटेड संट जनरेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें सेपरेटली एक्साइटेड यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी के द्वारा इसकी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है। वो किस प्रकार किया जाता है वो देख लेते हैं। देखिए यहां दिख रहा है आपको ये रिहोस्टेट। ये भैया क्यों लगाया जाता है? जो फील्ड वाइंडिंग होती है यहां पर कभी कभी हमें क्या है बहुत ज्यादा धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग होती है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाली होती है। ठीक है, पतले तार की होती है, अधिक लपेट वाली होती है, शंट है इसलिए। ठीक है, सीरीज होती तो मोटे तारों की होती और कम लपेट वाली होती। तो इसमें ये जो फील्ड वाइंडिंग की जो धारा होती है ना, ये लोड बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रिहोस्टेड यानी कि रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे कि इसकी फील्ड की धारा को कंट्रोल किया जा सके। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बताना है कि रिहोस्टेट जो होता है वो फील्ड की करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है इसी फील्ड के सीरीज में। ठीक है, इसी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में बैटरी लगी है, इसी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रिहोस्टेट लगा है। ये लगा हुआ है आर्मेचर। ठीक है, ये है हमारा लोड। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही बैटरी के द्वारा मैंने यहाँ पर वोल्टेज दी या धारा दी तो फील्ड एक्साइटेशन शुरू हुआ, यानी कि इसमें क्या हुआ? करंट पैदा हुआ। अब ये जो करंट होगा ये इस आर्मेचर के कंडक्टर्स को काटेगा, जिससे एक ही स्थान पर दो प्रकार के क्या होंगे? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे जो इस आर्मेचर को घुमाएगा, यानी कि एक बल का अनुभव करेगा ये। क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो मोटर का सिद्धांत होता है ना कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मान लो कोई चालक को रख दिया जाए, कोई घूमने वाली वस्तु रख दिया है तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करती है। उसी प्रकार ये होता है। ठीक है, तो फिर ये घूमेगा और यहाँ पर वही प्रक्रिया जो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के आधार पर है वो चालू हो जाएगी। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें जो लोड की धारा होती है वो आर्मेचर धारा के बराबर होती है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरी चीज यहाँ पर यह ध्यान रखना कि जैसे जैसे यहाँ पर लोड की ये फील्ड की धारा में बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं फील्ड की धारा बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, कब तक बढ़ेगा? जब तक पूरी तरह से इसके पोल्स जो है वो सेचुरेट ना हो जाएं। हम अभी वो वक्र भी पढ़ेंगे। देखिए इनके अभिलक्षण वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभिलक्षण वक्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आंतरिक, ठीक है, एक होता है हमारा बाह्य और एक होता है ओपन। ठीक है, ये तीन प्रकार के अभिलक्षण है। इसके बाद में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लोड धारा आर्मेचर धारा के बराबर होती है। ठीक है, ये संट प्रकार का जनरेटर एक है। और फील्ड वाली जो धारा है, अगर इसमें से बैटरी की धारा को मैं जैसे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सीधी बात है। यहाँ पर फील्ड का एक्साइटेशन में अगर बढ़ाता हूँ, इसको धारा देता हूं तो यहाँ पे फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा ना, ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा और अधिक तेजी से घूमेगा। ठीक है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इसके अभिलक्षण वक्र के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें आप सेपरेटली एक्साइटेड क्या है ये एक ही प्रकार का इस प्रकार होता है। हम इस अध्याय में
सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में ही पढ़ेंगे, जो सीरीज शंट कंपाउंड। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम कहीं पर अलग से कोई जनरेटर तो लेके जा नहीं सकते किसी और जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, ना कोई बैटरी रख सकते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग क्या होता है वहां अधिकतर इसलिए किया जाता है जहां पर हमें कम वोल्टेज पर, देखिए कम वोल्टेज पर अधिक धारा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? कम वोल्टेज पर अधिक धारा की जहां आवश्यकता होती है वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये कम वोल्टेज पर, यानी कि कम वोल्टेज पर अधिक धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोड धारा के साथ साथ इनकी धारा भी बढ़ती जाती है। लोड धारा आर्मेचर धारा के समानुपाती होती है या बराबर होती है। तो आर्मेचर धारा कब बढ़ेगी? जब यहाँ पर हम एक्साइटेशन बढ़ाएंगे, ईएमएफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए, ये है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे इसके अभिलक्षण वक्र के बारे में। 3 प्रकार के अभिलक्षण वक्र इसके अंदर होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके अभिलक्षण वक्र के बारे में। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में मैंने आपको बताया था कि हम बाहर से उसको धारा उसको एक्साइट करते हैं, किसको? फील्ड को हम धारा या वोल्टेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके 2 अभिलक्षण वक्र बनते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर आते तो वैसे 3 प्रकार के हैं, लेकिन एक खुला परिपथ जो अभिलक्षण होता है उसको हमें अलग दर्शाना होता है, क्योंकि उसका लोड धारा से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। उसका सिर्फ होता है तो फील्ड धारा से लेना देना होता है, सेपरेटली एक्साइटेड, क्योंकि हम बाहर से उसमें फील्ड धारा दे रहे हैं। इसलिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर खुला परिपथ अभिलक्षण। खुला परिपथ का मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई लोड हमने अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र है। इसमें यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो हमारी फील्ड की धारा होती है, ठीक है, आईएफ लिखा है, इसका मतलब है आईएफ फील्ड धारा, तथा फील्ड धारा और यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में संबंध दर्शाता है। किसके बीच में? फील्ड धारा और ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको, वीटी, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि देखिए अनलोड है तो टर्मिनल पर वोल्टेज तो जाएगी जब पैदा होगा यहाँ पर ईएमएफ। तो यहाँ पर देखिए खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और फील्ड धारा पर डिपेंड करता है। देखिए किस प्रकार से, यदि मैं यहाँ पर इस प्रकार से अगर मान लो फील्ड की धारा को बढ़ाता हूं, या बैटरी के द्वारा जब उसकी क्षेत्र धारा में मैं वोल्टेज प्रदान करता हूं या धारा प्रदान करता हूं, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? बिल्कुल रैखिक रूप से बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा में बढ़ता है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है, कैसी आती? क्योंकि देखिए इसमें जो फील्ड धारा होती है ना, फील्ड धारा होती है वो बिल्कुल बराबर होती है आपकी ईएमएफ की। किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होती है। यानी कि जैसे जैसे मैं फील्ड की धारा को बढ़ाता जाता हूं, यहाँ पर मेरा ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन वहां पर ऐसी आएगी, जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चुंबकीय जो पोल है ये संतृप्त अवस्था में आ जाएंगे। संतृप्त अवस्था में जब आएंगे तो फील्ड धारा को बढ़ाने पर भी मेरा यहाँ पर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर ये स्थिर गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिर गति हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शंट जनरेटर क्या होता है, एक प्रकार का स्थिर गति वाला जनरेटर होता है। ठीक है, तो स्थिर गति यहाँ पर हमें इसकी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर ये जो ड्रॉपेज ना हो, अगर जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप जो नीचे हो रहा है ये अगर ना हो, सैचुरेशन की अवस्था में ये एक ही गति पर चलता रहेगा ये जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र जो होता है वो फील्ड की धारा और इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, IF इजिकल टू ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज भी आप उसको बोल सकते हैं। ये बहुत रैखिक रूप से बढ़ता है, लेकिन जहां पर संतृप्त अवस्था आ जाती है, यानी कि चुंबकीय जो पोल है वो संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं, इसके बाद में लोड धारा बढ़ाने पर बढ़ता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और जब पूर्णतः ही सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद में ये धीरे धीरे घटने भी लगता है। धारा बढ़ाने पर वोल्टेज नहीं बढ़ता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें हम टर्मिनल वोल्टेज और किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम लोड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना उसकी ईएमएफ की बात करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लोड धारा जो होगी, इसमें अब हमने लोड दे दिया है, ये खुला था,
इसको हमने बंद कर दिया। तो इसी ग्राफ में अगर मैं मान के चलिए यहां से बढ़ाता हूं, तो मेरा जो पहला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा मेरा खुला वाला, खुला अभिलक्षण वक्र, जो मैंने यहां बनाया ये, क्योंकि ये रैखिक रूप से बढ़ रहा था, तो यहां पर ये रैखिक रूप से क्या होगा, यहां पर वोल्टेज मेरा बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब यहां पर जब वोल्टेज बढ़ेगा, अब मैंने दे दिया, क्या दे दिया, लोड, इसको बोलेंगे हम बाह्य अभिलक्षण वक्र। ठीक है, जो हमारा किस पर डिपेंड करता है, फील्ड की धारा पर, ठीक, खुला वाला फील्ड की धारा पर और ईएमएफ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आंतरिक की। देखिए, जब यहाँ पर पोल जब सेचुरेट हो जाते हैं, इसके बाद में लोड धारा का मान बढ़ने पर टर्मिनल जो वोल्टेज होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर इस प्रकार से कम हो जाती है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम आंतरिक अभिलक्षण वक्र, जो कि आर्मेचर की धारा, याद रखना, आइए आर्मेचर की धारा और इंड्यूस्ड, उस आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में होता है। ठीक है, ईएमएफ के बीच में होता है, याद रखना, इस आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ पैदा हुई है वो, और उसमें जो धारा बह रही है उस आर्मेचर में, उन दोनों के बीच में कौन सा अभिलक्षण होता है, आंतरिक अभिलक्षण वक्र होता है, जिसको हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप के कारण ये वक्र जो होता है, ये वोल्टेज जो होता है वो नीचे की ओर आने लगता है। तीसरा हमारा होता है और ज्यादा नीचे की ओर आने लगता है, तीसरा हमारा होता है ये बाह्य अभिलक्षण, इसको यहां लिख देता हूं, बाह्य अभिलक्षण वक्र, बाह्य अभिलक्षण वक्र। देखिए, बाह्य अभिलक्षण वक्र जो होता है वो होता है हमारे टर्मिनल वोल्टेज, याद रखना आप, टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच का वक्र होता है हमारा कौन सा, बाह्य अभिलक्षण। यानी कि हम जनरेटर के उस पार पहुंच गए, हम जनरेटर के इस पार से घुसे थे और जनरेटर के अब हम उस पार निकल गए, यानी कि टर्मिनल पर हमें जो वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो, और उस लोड में जो धारा बह रही है, उन दोनों के बीच का लक्षण होता है बाह्य अभिलक्षण वक्र। क्योंकि यहाँ पर इसको हम ओमी ड्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमी ड्रॉप। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर इस प्रकार के जनरेटर में अगर वोल्टेज ड्रॉप और ओमी ड्रॉप अगर ना हो, तो क्या मेरा ये जो लोड धारा बढ़ाने पर वोल्टेज स्थिर रह सकता है, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों चीज नहीं होगी तो लोड धारा को अगर मैं बढ़ाऊंगा भी ना, तो यहाँ पर मुझे स्थिर वोल्टेज प्राप्त होता रहेगा। कौन सा वोल्टेज प्राप्त होगा, ये ए से बी तक, यहाँ पर मुझे जो प्राप्त हुआ था ना, ये ए से बी तक, ये मुझे, ये ए से बी तक, सॉरी, ए से बी तक, यही मुझे इसमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों चीजें ना हो, ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप और ओमी ड्रॉप, यानी कि बाह्य अभिलक्षण वक्र और आंतरिक अभिलक्षण वक्र ना हो, तो मुझे यहाँ पर स्थिर वोल्टेज प्राप्त होता रहेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए, खुला परिपथ ए और बी, ए और सी हो गया हमारा आंतरिक अभिलक्षण वक्र, और ए और डी हो गया हमारा बाह्य अभिलक्षण वक्र। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो वक्र होता है ना, ये लगभग सभी जनरेटर के लिए एक समान होता है। नो लोड पर, नो लोड पर अगर मैं फील्ड धारा बढ़ाऊंगा तो मुझे यहाँ पर फील्ड का इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि एक समान, यानी कि बराबर रहता है, फील्ड धारा के बराबर क्या रहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है। ठीक है, बाकी सब ये चेंज होते रहते हैं, आंतरिक अभिलक्षण और बाह्य अभिलक्षण। ठीक है, तो आपको कुल मिला के क्या चीज समझना है इसमें, हमारा जो खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र है वो किन दो राशियों के बीच में होता है, फील्ड धारा के बीच में और ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज के बीच में वक्र दर्शाता है। आंतरिक अभिलक्षण वक्र होता है वो आर्मेचर की धारा और आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच वक्र दर्शाता है। बाह्य अभिलक्षण वक्र जो होता है वो हमारे टर्मिनल वोल्टेज और लोड की धारा के बीच में संबंध को दर्शाता है। ये होता है हमारे अभिलक्षण वक्र एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसमें बात करते हैं। तो ये था हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। चलिए अब यहाँ चित्र आपको दिख रहा है, बताइए कौन सा जनरेटर है। ये आपको जनरेटर दिख रहा है, ये है स्व उत्तेजित, सेल्फ एक्साइटेड। कैसे पहचाना इसको कि सेल्फ एक्साइटेड ही है। क्या मैंने इसे कहीं से सप्लाई दी, क्या नहीं दी, इसे मैंने कहीं से सप्लाई नहीं दी, इसीलिए ये अपने आप का ही मन का राजा है, यानी कि इसी के अंदर मैग्नेटिज्म पैदा होता है। वो किसकी वजह से होता है, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। इसमें क्या होता है, कौन सा मैग्नेट होता है इसमें, अवशिष्ट मैग्नेट होता है, यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। लेकिन बनाया जब इसको गया होगा ना, तो एक ना एक बार तो भाई साहब इसको बाहरी बैटरी से
या किसी भी विद्युत सप्लाई से इसको चलाया तो गया होगा, तभी जाके इसमें क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म शेष रह जाता है। इसको आर्मेचर को घुमाने पर वही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या करता है, फिर ईएमएफ पैदा करने लगता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की हमें बाहरी कोई विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, और जितना ज्यादा मैं इसको घुमाऊंगा, जितना ज्यादा इसमें फ्लक्स कटेंगे, उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा और उतनी ही धारा मुझे ज्यादा वहां पर मिलेगी। ठीक है, देखिए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद। एक होता है सीरीज, एक होता है शंट और तीसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, ये तीन प्रकार के जनरेटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इनकी वाइंडिंग किस प्रकार की होती है और इनके उपयोग। हमें सिर्फ दो चीज याद करना है इसमें। एक सीरीज वाला जो जनरेटर है, जैसे मान के लो मैं इसकी बात कर लूं, तो इसमें हमें इसका डायग्राम पता होना चाहिए, किस प्रकार से डायग्राम बनता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि जनरेटर और मोटरों में सबसे ज्यादा इनके उपयोग पूछेंगे कि बताइए शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ, कंपाउंड का कहाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्शन में जो हमारी ट्रेन चलती है, क्रेन चलती है, ठीक है, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सब चीजें भी पता होना चाहिए कि किस कार्य में कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है। कौन सी मोटर के बारे में हम पढ़ेंगे तो मोटर का भी कुछ कुछ इससे मिलता जुलता ही सिस्टम हमें वहां पर मिलेगा। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, मोटर तो अपने आप फिर समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ये आपको देखने में समझ में आ गया ना कि ये सेल्फ एक्साइटेड है। अब हम चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इस सीरीज जनरेटर के बारे में। पूरी चीज समझेंगे हम एक एक, है ना। इसका डायग्राम कैसा होता है, इसमें फील्ड वाइंडिंग कौन से तार की होती है, कितनी लपेट होती है और ये किस काम में लाते हैं इसको। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में पहला हम पढ़ रहे हैं सीरीज जनरेटर। सीरीज का मतलब ये होता है कि ये देखिए सीरीज हमने पढ़ा है ना, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो चीजें तो होती हैं, एक होता है आर्मेचर, एक होता है फील्ड। तो जिसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों को सीरीज श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए लोड के साथ, ये लोड भी श्रेणी क्रम में होगा, वो तो होगा ही होगा श्रेणी क्रम में। जहां पर क्या किया जाता है, इस सीरीज जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको इस आर्मेचर के साथ में श्रेणी क्रम में लोड के साथ संयोजित कर दिया जाता है। उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, सीरीज जनरेटर। इसमें जो तार होता है ना सीरीज फील्ड का, ये बहुत मोटा तार और कम लपेट वाला होता है। कैसा होता है, कम लपेट वाला और मोटा होता है, जिससे इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका इंडक्टेंस तो रहता है। रेजिस्टेंस अगर बड़े कम होगा तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कम रेजिस्टेंस और अधिक रिएक्टेंस वाली होती है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि इस प्रकार की वाइंडिंग और आर्मेचर को इस लोड में से बहने वाली पूरी की पूरी धारा को सहन करना होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस का मान कम रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के जनरेटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाया जाता, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। सीरीज जनरेटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए पहला, यहां पर जब लोड नहीं होगा तो करंट का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। उसके शून्य होने से वोल्टेज का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना आप कि जो स्पीड होती है वो बैक ईएमएफ यानी कि वोल्टेज के समानुपाती होती है। जब यहाँ पर कोई लोड नहीं रहेगा और धारा का मान शून्य रहेगा तो वोल्टेज का मान जब बढ़ेगा तो स्पीड का मान इतना तेज बढ़ जाएगा कि यहाँ पर ये वाइंडिंग भी उखड़ सकती है। इसीलिए इसको बिना लोड पर, और मोटर हो चाहे वो डीसी, उसको उसमें भी याद रखना आपकी, इसमें उसको बिना लोड पर नहीं चलाया जाता है, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टेंस बहुत अधिक होने के कारण ये वाइंडिंग्स भी जल सकती है। रेजिस्टेंस तो जीरो कर दिया आपने, ठीक है, क्यों, लोड भी जीरो कर दिया तो करंट भी जीरो हो गया। ठीक है, करंट भी क्या हो गया, वहां पर जीरो हो गया। तो इसीलिए इसको बिना लोड पर नहीं चलाया जाता। इसीलिए इस प्रकार के जनरेटर का तो उपयोग बहुत ही कम किया जाता है या किया ही नहीं जाता है। अगर करना भी है तो इसका उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। ठीक है,
वोल्टेज बूस्टर के रूप में कर सकते हैं। भाई धारा का मान जब तुम नगण्य कर दोगे तो वोल्टेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसका उपयोग आप वोल्टेज बूस्टर के रूप में भी कर सकते हैं, या वहां कर सकते हैं जहां हमें एक समान धारा की आवश्यकता हो, एक समान धारा की आवश्यकता हो, वहां भी आप डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग कर सकते हो, बूस्टर के रूप में कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज जनरेटर ये होता है। अब सीधा इसका उल्टा होगा कौन सा, संट जनरेटर। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। बात करते हैं हम संट जनरेटर की। देखिए देखिए सीरीज जनरेटर में एक चीज और आप याद रखना कि सीरीज जनरेटर के सीरीज में क्या होता था, धारा का मान एक समान होता था, यानी कि उस सीरीज जनरेटर में आर्मेचर धारा, लोड धारा और सीरीज धारा का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसमें आप ये चीज भी नोट जरूर कर लेना। चलिए अब हम शंट जनरेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए सीरीज जनरेटर में वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग कैसी होती थी, मोटे तार की और कम लपेट की। क्यों होती थी, क्योंकि उसको धारा वहन करना होता था। इसमें फील्ड वाइंडिंग पतले तार की और अधिक लपेट की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसको आर्मेचर द्वारा उत्पन्न संपूर्ण वोल्टेज सहन करना होता है। धारा तो कौन झेल लेता है, आर्मेचर झेल लेता है, इसलिए इसको सिर्फ क्या झेलना है, वोल्टेज को झेलना है। ठीक है, तो इसलिए इसमें लपेट अधिक, रेजिस्टेंस अधिक, धारा का मान कम हो, वोल्टेज का मान ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इसको संपूर्ण वोल्टेज सहन करना होता है, इसीलिए इसमें अधिक लपेट की बनाई जाती है और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो और ये जो आर्मेचर होता है उसके समानांतर में लगी होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्यविधि कैसी होती है। और एक चीज और, उसको हम बिना लोड के नहीं चला सकते। किसको, सीरीज जनरेटर को। इसको लेकिन लोड पे नहीं चला सकते, सिर्फ सीधा सीधा उल्टा। मैंने बताया ना आपको कि सीरीज जनरेटर शंट जनरेटर का सीधा सीधा उल्टा होगा। इसको बिना लोड के ही चलाना चाहिए। कौन से को, शंट को। सीरीज को बिना लोड के नहीं चलाते, लेकिन इसको बिना लोड के ही चलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने पहले ही इस पे लोड से संयोजित कर दिया और फिर मैंने इसको चलाया, तो जो आर्मेचर धारा जो होगी वो किस तरफ भगेगी, लोड की तरफ भगेगी। कहां भगेगी, लोड की तरफ। लेकिन भाई हमें इस सीरीज फील्ड, इस शंट फील्ड को भी तो एक्साइट करना है। अगर पूरी धारा में इस लोड को ही पहले ही दे दूंगा तो ये तो बेचारा मुंह देखता रह जाएगा। क्या, शंट फील्ड, इसको भी तो धारा चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर जो लोड के कारण जो यहाँ पर ड्रॉप होगा ना, या फिर जो धारा इसके पास चली जाएगी, उससे ये फील्ड जो है पूरी तरह से मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगी और हमारा जनरेटर कम ईएमएफ उत्पन्न करेगा। इसीलिए पहले हम लोड को यहाँ पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे ये जो लोड धारा होगी ये जो आर्मेचर धारा होगी ये इस फील्ड में जाएगी, शंट फील्ड में, और जिससे ये इसको पूरी तरह से एक्साइटेड करेगी, जिससे कि ईएमएफ और अधिक पैदा होगा। जब ये संतृप्त अवस्था में हो जाए, थोड़ी देर इसको चला लो आप बिना लोड के, इसके बाद में इसको लोड से संयोजित कर दो, जिससे कि ईएमएफ, यहाँ पर लोड धारा भी अंदर जाने लगे। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो लोड धारा होती है वो ईएमएफ के बराबर होती है। ठीक है, ये अभिलक्षण वक्र हमने खुला वाला देखा है। ठीक है, जिसमें जो हमारा फील्ड धारा होती है वो ईएमएफ के बराबर होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये अभिलक्षण वक्र सभी के लिए एक समान होगा। ठीक है, बाकी जो अंतर होगा वो हमारे आंतरिक और बाह्य में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भैया ये जो हो गया एक्साइटेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये समांतर में लगा है तो इसको पूरा वोल्टेज सहन करना होता है और इसको पूरा यहाँ पर धारा सहन करनी होती है। इसलिए आर्मेचर की जो वाइंडिंग के तार होते हैं बहुत ही मोटे लगाए जाते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पर पूरी धारा यहाँ पर सहन करना होती है। ठीक है, बाकी जो देखिए शंट फील्ड क्या होता है, हमें स्थिर गति प्रदान करता है। इसका प्रयोग अधिकतर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में या बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, जहां पर हमें स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता हो। ठीक है, वहां पर हमें धारा मिल रही थी, स्थिर धारा, यहाँ पर हमें स्थिर वोल्टेज प्राप्त होगा। अभिलक्षण वक्र वही होगा। ठीक है, जो लोड धारा बनाएंगे हम, तो यहाँ पर पहला अभिलक्षण वक्र हमारा ए बी जो होगा वो कौन सा, खुला वाला। आंतरिक वाला जो होगा वो इसी प्रकार से होगा और बाह्य वाला भी इसी प्रकार से होगा। एक समय जीरो पे भी आ जाएगी हमारी कौन सी, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान विशेष रखना है। अभिलक्षण वक्र किस किस बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर बाह्य अभिलक्षण वक्र जो होता है वो किसके बीच में होता है, आंतरिक अभिलक्षण वक्र किसके बीच में होता है, और खुला अभिलक्षण वक्र किसके बीच में होता है। सीरीज में देखिए, सीरीज में जो हमारी धारा थी
मैंने आपको बताया था सीरीज में हमारी जो लोड धारा, आर्मेचर धारा और यहाँ पर सीरीज धारा एक दूसरे के बराबर में थी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सीरीज है, यहाँ पर शंट में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो आर्मेचर धारा होगी ना, जो इस आर्मेचर में उत्पन्न हुई धारा वो हमारी क्या होगी, ये जो फील्ड की जो लोड धारा है या लोड धारा है, इस लोड धारा प्लस ये लोड धारा और किसके किसके अनुपात में रहेगी, फील्ड धारा के अनुपात में। ठीक है, लोड धारा और जो फील्ड धारा है उसके अनुपात में हमें उसके योग के बराबर यहाँ पर ये रहेगी, या आर्मेचर धारा जो होगी लोड धारा और फील्ड धारा के योग के बराबर होती है शंट में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर लूँ, यहाँ पर वोल्टेज के बारे में बात कर लूँ, जैसे कि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू V माइनस IA होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे टर्मिनल वोल्टेज में से हम ड्रॉप घटा देंगे तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं मैं, किसकी, ड्रॉप की, वोल्टेज ड्रॉप की बात करूंगा तो IA हमारा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसका भी आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आर्मेचर जो होता है, यहाँ पर आर्मेचर की धारा होती है वो हमारी लोड धारा और इसने जो फील्ड को धारा दी है, इन दोनों के बीच के योग को हम आर्मेचर धारा कहते हैं। हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जो टर्मिनल पर हमें वोल्टेज प्राप्त हुई वो कौन सी ईएमएफ है, वो इंड्यूस्ड है, लेकिन कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी हो गई ना, कुछ वोल्टेज क्या हो गई, ओमी, यहाँ पर ओमी जो लॉस होता है, जो वाइंडिंग वगैरह है, जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, उसमें कोई ड्रॉप हुआ ना, तो अगर मैं उस टोटल वोल्टेज में से, टर्मिनल वोल्टेज में से उसको घटा दूंगा तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। और यहाँ पर ड्रॉप क्या है, IAR, यानी V इक्वल टू IR होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप ही हमारा IAR है। यहाँ पर आर्मेचर के अंदर जो ड्रॉप होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सीरीज हो गया, शंट हो गया, अब बात करेंगे हम यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर के बारे में। देखिए कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जहां पर हमें सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों के ही गुणों को एक साथ मिला दिया जाए, या दोनों की ही विशेषता एक ही जनरेटर में हो, उसको हम कहते हैं यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर। यानी कि इसकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है ना, जैसे मान लो शंट की बोल दीजिए आप या सीरीज की बोल दीजिए, इन्हीं वाइंडिंग को दो भागों में डिवाइड करके, इसकी फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित करके या उनको भाग करके, एक को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ दो और एक को जोड़ दो कहां पर, इसके शंट में, यानी कि पैरेलल में, किसके, आर्मेचर के। ठीक है, तो ये जनरेटर बन जाएगा हमारा कंपाउंड जनरेटर। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, जहां पर फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त करके एक को आर्मेचर के सीरीज में और एक को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, वो होता है हमारा कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, यानी कि दोनों ही विशेषताएं इस जनरेटर में विद्यमान होती हैं। देखिए इसमें जो, देखिए यहाँ पर शंट में जुड़ी हुई जो वाइंडिंग होती है वो पतले तार की और अधिक लपेट की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस वाइंडिंग को इस आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूरे विद्युत वाहक बल को सहन करना होता है, इसीलिए इसको देखिए ज्यादा लपेट होगी। ठीक है, पतले तार होंगे तो ये अधिक ईएमएफ सहन कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सीरीज वाइंडिंग लगा दूंगा, मैं मोटा तार कर दूंगा, तो फिर यहाँ पर वो उतना ईएमएफ उत्पन्न या सहन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो और इसके बाद में इसके विपरीत यहाँ पर जो शंट में जो वाइंडिंग लगी हुई है ये मोटे तार की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसको देखिए लोड के सीरीज में लगी है, इसीलिए इसको लोड में से बहने वाली पूरी धारा को, पूरी की पूरी लोड धारा को सहन करना होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस भी कम रखा जाता है। और इसमें लपेट की संख्या जब कम होगी और मोटा तार होगा तो ये अपने अंदर क्या करेगा बहुत ज्यादा विद्युत धारा को सहन कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको मोटे तार की बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम इसमें, देखिए दोनों ही चीज विद्यमान हो गई हमारी, ठीक है, सीरीज का भी हो गया, कंपाउंड का भी हो गया। चलिए ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कौन कौन सी हो गई इसमें, सीरीज फील्ड हो गई और शंट फील्ड हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस प्रकार के जनरेटर में, जो हमारा सीरीज, शंट और कंपाउंड। देखिए ये जो कंपाउंड जनरेटर होते हैं इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है शॉर्ट शंट में, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, और एक होता है लॉन्ग शंट। देखिए शॉर्ट शंट का मतलब हो गया ये शॉर्ट, यानी कि जहां पे शंट वाइंडिंग को शॉर्ट कर
सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? आर्मेचर के पैरेलल में लगाया जाता है। वो होता है हमारा शॉर्ट शंट। इसी में बता दे रहा हूं मैं आपको लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट का मतलब इस वाइंडिंग को, इस शंट वाइंडिंग को शॉर्ट ना करके पूरे ही तरीके से जब आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के ही पैरेलल में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये भी आपको इसे ध्यान रखना है। इसी में दोनों बता दिए। जहां पर ये वाइंडिंग जो है, देखिए इसको मैं डेड कर दे रहा हूं यहाँ पर थी पहले ये। जहां पर शंट फील्ड को सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में लगाया जाता हो वहां पर शॉर्ट शंट, और जहां पर शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के ही पैरेलल में जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ये होता है कंपाउंड जनरेटर के दो भाग होते हैं, इतना याद रख लीजिए आप। बाकी इनकी उपयोगिता स्थिर वोल्टेज जहां पर आपूर्ति की हमें आवश्यकता होती है वहां पर इनका हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम सीरीज शंट कंपाउंड जनरेटर के कहां कहां प्रयोग होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, इन तीनों के अनुप्रयोग आपको नोट कर लेना है। आपको याद रखना है कि इन तीनों प्रकार के जनरेटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए सीरीज जनरेटर जो होता है हमारा, इसको हमने पढ़ा था कि इसको नो लोड पर नहीं चलाया जाता है। ठीक है, इससे इसकी गति क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है और इसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसका वोल्टेज बूस्टर में प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज बूस्टर में किस प्रकार, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती है ना, ये जो वितरण लाइनें होती हैं, उनमें अधिक दूरी तक जब उस वोल्टेज को ले जाया जाता है तो वहां पर कुछ वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस के द्वारा, जैसे तारों का रेजिस्टेंस हो गया, किसी और प्रकार का रेजिस्टेंस जो होता है वो ड्रॉप होता रहता है। तो उसी ड्रॉप को, उसी वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए उस लाइन के सीरीज में सीरीज जनरेटर को लगा करके उसके वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति की जाती है लंबी लाइनों की ट्रांसमिशन लाइनों में या वितरण लाइनों में। ठीक है, तो वोल्टेज बूस्टर यहाँ पर याद रखना आप कि सीरीज जहां नाम आ जाए यानी कि यहाँ पर वोल्टेज बूस्टर का प्रयोग, वोल्टेज बूस्टर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। किसी किसी कारणों में यहाँ पर डीसी वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमें स्थिर धारा की आवश्यकता वहां पर पड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वोल्टेज बूस्टर तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सीरीज जनरेटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो वोल्टेज बूस्टर में लाइनों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर शंट जनरेटर। शंट जनरेटर मैंने बताया था आपको एक स्थिर गति वाला होता है। ठीक है, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड जब क्या होते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं, तो इसमें वोल्टेज एक स्थिर रूप से बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जहां पर स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है या एक समान वोल्टेज की जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। स्थिर वोल्टेज, ये स्थिर वोल्टेज नहीं होता, ये वोल्टेज एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ता है फिर कम होता है, ये स्थिर वोल्टेज के लिए नहीं होता। ये शंट जनरेटर जो होता है वो स्थिर वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य कारणों में बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो बैटरी चार्ज करते हैं, बड़ी बड़ी जो बैटरियां होती है वहां पर हमें स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, घटते बढ़ते वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझिए आप, जो हमारे सेल होते हैं ना, सेल इलेक्ट्रोलाइसिस की इसमें क्रिया होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी और धातु की उस पर वो परत वर्त चढ़ाते हैं, वहां पर धातु शोधन। ठीक है, इसको धातु शोधन कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, धातु शोधन भी कह सकते हैं। ये अपन जब बैटरी वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था उस समय जाना था कि धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो स्थिर वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सामान्य प्रकाश व्यवस्था। अपने घरों में अपन अगर अपने घर की लाइट जलाना है या फिर शादी विवाह का कार्यक्रम है, वहां पर जो जनरेटर प्रयोग किया जाता है वो शंट प्रकार का ही होता है। कौन सा होता है, शंट प्रकार का। सामान्य प्रकाश व्यवस्था, हमें एक सा वोल्टेज वहां पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए कंपाउंड जनरेटर में सीधी सी बात है, इन दोनों के ही गुण विद्यमान होंगे। ठीक है, उसका प्रयोग बूस्टर के रूप में भी कर लो आप, चाहे आप सामान्य रूप से इनमें भी प्रयोग उसका कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रयोग उसका ये है, ये नोट करना आप, जय मान के चलिए वो जनरेटर अभी चल रहा है, क्या कर रहा है, जनरेटर चालू है। तो जनरेटर जब चालू है और अचानक से लोड परिवर्तन हो जाए, यानी कि मैं किसी जनरेटर के द्वारा एक 10 हार्स पावर की मोटर चला रहा हूँ। ठीक है, चलते चलते क्या होगा, मैंने अचानक से उसमें एक और 10 हार्स पावर की मोटर जोड़ दी, तो वोल्टेज वहां पर क्या हुआ, उस लोड में परिवर्तन हो गया। तो वहां पर ये जनरेटर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भार में वृद्धि के साथ में इसकी सीरीज
क्योंकि देखिए सीरीज वाइंडिंग भी है इसमें और शंट वाइंडिंग भी है, तो आपको स्थिर वोल्टेज मिलेगा और एकदम से बढ़ा हुआ वोल्टेज मिल जाएगा। तो वहां पर ये भार में परिवर्तन जहां पर होगा वहां पर कंपाउंड जनरेटर अपनी काम चालू रखेगा, मतलब बंद नहीं होगा, ना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि उसमें दोनों के ही गुण विद्यमान है। यहाँ पर वोल्टेज बूस्टर के रूप में वो एकदम वोल्टेज बढ़ा देगा और यहाँ पर स्थिर वोल्टेज यानी कि चलता रहे, कार्य अपना करता रहेगा। तो अचानक लोड परिवर्तन जहां पर हो जाता है वहां पर हम कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो जो हमारे जनरेटर होते हैं ये कंपाउंड जनरेटर, इनमें देखिए हमने दोनों प्रकार के जनरेटर हमने देख लिए, शॉर्ट शंट भी देख लिए, लॉन्ग शंट भी देख लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर जो ये कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं ना, देखिए कंपाउंड की बात चल रही है जहां पर दोनों होते हैं। संयोजन एवं चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर भी यहाँ पर इन जनरेटरों को बांटा गया है दो भागों में, एक होता है कम्युलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। देखिए फ्लक्स के आधार पर यानी कि या मतलब ये होगा, देखिए यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर फाई लिखेंगे हम, फाई ऐसी होगा, ठीक है, ये फाई एस एच, फाई ऐसी, इनका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ये है हमारी सीरीज वाइंडिंग, ये है हमारी शंट वाइंडिंग। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में जहां पर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो एक ही दिशा में कार्यरत होता है। कहाँ होता है? एक ही दिशा में कार्यरत हो, यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स की मदद शंट फील्ड वाइंडिंग करे या शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स की मदद सीरीज फील्ड वाइंडिंग करे, तो उसको हम कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच में दोस्ती रहती है, दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव। इसमें जो परिणामी फ्लक्स हमें प्राप्त होता है वो होता है हमें यहाँ पर शंट फील्ड का फ्लक्स प्लस सीरीज फील्ड का फ्लक्स, इन दोनों के फ्लक्स के योग के बराबर हमें टोटल यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? परिणामी फ्लक्स प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार के जनरेटर में कौन से? कम्युलेटिव। अगला आता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इसमें इन दोनों की लड़ाई चलती है भैया, ठीक है। इसमें ये दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, इसके सीधे विपरीत कार्य करते हैं। यानी कि शंट फील्ड फ्लक्स की दिशा अगर इस तरफ है तो यहाँ पर सीरीज फील्ड की दिशा इस तरफ होगी, यानी कि दोनों ही वाइंडिंग्स के जो फ्लक्स होते हैं, दोनों ही फील्ड के फ्लक्स विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। कैसे? विपरीत दिशा में। अगर फ्लक्स शंट फील्ड अगर इस दिशा में जा रहा है तो सीरीज फील्ड इस दिशा में आएगा। इसमें जो परिणामी फ्लक्स हमें प्राप्त होता है वो हमें फ्लक्स प्राप्त होता है शंट फील्ड के फ्लक्स और सीरीज फील्ड के फ्लक्स के अंतर के बराबर हमें यहाँ पे परिणामी फ्लक्स यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, ये तो मदद करते ही करते हैं, तो इसका प्रयोग हम ज्यादा कर लेंगे भाई, क्योंकि इससे हमें फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जनरेटर होते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जब लोड बढ़ाया जाता है ना, जब लोड बढ़ाते हैं तो इस सीरीज फील्ड के द्वारा लोड धारा बढ़ाने पर फ्लक्स में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यानी कि ईएमएफ भी यहाँ पर ज्यादा बनता है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग बूस्टर में भी हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो होता है ये होता है हमारा लेवल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा? लेवल। एक होता है लेवल में, दूसरा होता है हमारा कौन सा? अंडर कंपाउंड, और एक होता है ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम लोड को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो इसके टर्मिनल वोल्टेज में जब अगर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो वो ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। यानी कि लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज में इसमें वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोड का टर्मिनल का यह वोल्टेज बढ़ता है तो इधर पे लोड धारा का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, जिससे परिणामी फ्लक्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर उसको हम ओवर कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। अंडर कंपाउंड का देखिए, लेवल कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं लोड बढ़ाया तो टर्मिनल वोल्टेज बिल्कुल स्थिर हो गई, यानी कि थोड़ी बहुत बड़ी, यानी कि स्थिर हो गई, तो वो लेवल में आ गई। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? लेवल में आने पर उसको हम लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अंडर कंपाउंड का मतलब ये होता है कि लोड बढ़ाने पर अगर हमारा वोल्टेज कम हो गया, टर्मिनल वोल्टेज कम हो गया, तो उसको हम कहते हैं अंडर कंपाउंड। ये तीन चीजें भी आपको ध्यान रखना है। जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के ये तीनों भाग होते हैं, लेवल, अंडर और ओवर, ठीक है। ओवर में टर्मिनल वोल्टेज जब बढ़ जाती है, ठीक है, अंडर में जब कम हो जाती है और लेवल में ना बढ़ती है ना घटती है, एक समान रहती है। इसीलिए इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि इसमें तीनों गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है।
चलिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के हम थोड़े से अनुप्रयोग भी देख लेते हैं कि इन दोनों का अनुप्रयोग या प्रयोग कहां कहां पर हम कर सकते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर दोनों के अनुप्रयोग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एग्जाम में अभी जो एग्जाम हुई है ट्रांसमिशन की, उसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में पूछा गया था भैया, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में भी पूछा गया था कि इनका अनुप्रयोग, सबसे ज्यादा इनके अनुप्रयोग आएंगे। आपको कुछ नहीं ज्यादा याद रखना है तो कम से कम आप ये तो याद रख सकते हैं कि शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, सीरीज का कहाँ किया जाता है, कंपाउंड का कहाँ किया जाता है, डिफरेंशियल का कहाँ किया जाता है, कम्युलेटिव का कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग स्थिर वोल्टेज के लिए किया जाता है जहां पर लोड परिवर्तन होता है। कुल मिलाकर के सीरीज शंट कंपाउंड तीनों के ही यहाँ पर मिक्सचर हमें आज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्थिर वोल्टेज जहां पर एकदम से लोड परिवर्तन हो जाता हो वहां पर इसका प्रयोग। लिफ्ट की जो मोटर होती है ना, लिफ्ट वाली मोटर एकदम क्या होती है, झटका मारती है ऊपर से तो एकदम उसको टार्क मिलता है, ऊपर जाती है, यहाँ लोड भी परिवर्तन होता रहता है। जहां वो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसके लोड में परिवर्तन होता है। कुछ लोग 10 लोग बैठे हैं, फिर 5 बैठे हैं, फिर 6 बैठे हैं, फिर 4 बैठे हैं, तो लोड में परिवर्तन जहां पर होगा वहां पर हमें कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। बैटरी चार्जिंग, क्योंकि देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है इसलिए यहाँ पर स्थिर वोल्टेज भी मिलेगा। वोल्टेज ड्रॉप, जहां पर जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, जो वितरण लाइनें होती हैं, उनमें जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सीरीज जनरेटर होता है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कम्युलेटिव है, ये सीरीज शंट सभी का मिक्सचर है, इसलिए इसका उपयोग सभी प्रकार के लोडों के लिए किया जा सकता है। जहां पर लोड परिवर्तन हो वहां भी, यहाँ पर एकदम हमें लोड और अनलोड की आवश्यकता वहां भी, बैटरी चार्जिंग, स्थिर वोल्टेज भी स्थिर धारा के रूप में भी कर सकते हैं। अगला आता है डिफरेंशियल, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग इन सब चीजों में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल होता है, इसमें जो परिणामी फ्लक्स होता है वो शंट फील्ड के फ्लक्स और सीरीज फील्ड के फ्लक्स का अंतर होता है, तो इसलिए इसमें जहां हमें वोल्टेज को गिराना होता है, वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग जैसे लगाते तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना एकदम से, आपने देखा होगा लाइट बिल्कुल कम हो जाती है, वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वोल्टेज हमें ड्रॉप करना ही है वहां पर, क्योंकि धारा को हमें वहां पर स्थिर करना होता है। इसीलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना, आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, यहाँ पर सबसे मेन चीज, और इसमें आपको ये याद रखना है। देखिए कम्युलेटिव में आपको स्थिर वोल्टेज जहां पर लोड परिवर्तन हो रहा है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग वहां करना है जहां पर आर्क वेल्डिंग, यानी कि एकदम से वोल्टेज ड्रॉप की वहां पर आवश्यकता पड़ती है, वहां पर इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर लेवल कंपाउंड जनरेटर भी होता है, तो वो लेवल ले आएगा बैटरी के लिए। ठीक है, ओवर कंपाउंड में हमारे वोल्टेज ड्रॉप को कम कर देगा, अंडर कंपाउंड में यहाँ पर लिफ्ट की मोटर काम कर देगा, तो इसीलिए इसका प्रयोग सभी जगह हम कर सकते हैं। डिफरेंशियल का उपयोग आर्क वेल्डिंग, आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग वोल्टेज की जहां पर गिरावट की आवश्यकता होती है वहां पर, क्योंकि दोनों फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वोल्टेज तो गिरता है लोड बढ़ने पर, स्थिर धारा की वोल्टेज कम होगा तो वहां पर धारा का मान बढ़ेगा। आर्क वेल्डिंग में भी वोल्टेज को ड्रॉप होता है तो एकदम यहाँ पर जनरेटर हमारा काम करने लगता है। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है इन दोनों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। देखिए ये एक ऐसी क्रिया होती है जनरेटर के अंदर कि ये आपस में लड़ाई भिड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई होती है अंदर, किसके बीच में होती है और कौन किस पर हावी होता है, कौन किस पर हावी नहीं होता है, उसके बारे में हम बात करें। देखिए हम जानते हैं कि ये जो जनरेटर है, मान के चलिए एक थोड़ा सा बना देता हूं मैं, ये जो जनरेटर है इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर ये फील्ड पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर फील्ड पोल्स होते हैं। इस प्रकार से बना देता हूं मैं थोड़ा समझने के उद्देश्य। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या? फील्ड पोल्स। ये क्या है? फील्ड के पोल्स हैं। इनमें क्या होती है? वाइंडिंग भरी जाती है। क्या भरी जाती है? वाइंडिंग। ये स्थिर होता है। ठीक है, ये स्थिर होता है भैया, इसको इस प्रकार से मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। इसमें ये वाइंडिंग लगा दी हमने। ठीक है, इसमें क्या लगा दिया हमने? वाइंडिंग भर दी है। अब यहाँ पर बीच में क्या होता है? इसके बीच में यहाँ पर होता है आर्मेचर। क्या होता है यहाँ पर? आर्मेचर होता है। ये तो हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गया हमारा आर्मेचर। क्या हो गया? आर्मेचर। अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखना आप, जनरेटर को मैंने घुमाया, इस आर्मेचर को मैंने घुमाया, फील्ड पोल्स में फ्लक्स पैदा हुए, इसमें भी फ्लक्स पैदा हुए, दोनों में फ्लक्स पैदा होने के बाद इसमें क्या पैदा हुआ? ईएमएफ पैदा हुआ। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने अभी इस जनरेटर को लोड से संयोजित नहीं किया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? यहाँ पर फ्लक्स पैदा हुआ,
अब देखिए सॉरी, अभी ईएमएफ पैदा नहीं हुआ यहाँ पर फ्लक्स पैदा हुआ। अब मैंने इस जनरेटर को अनलोड पे है, अब जैसे ही मैंने इसमें लोड डाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये जो ईएमएफ था ना, यहाँ पर लोड डालने पर इनके जो कंडक्टर है, किसका, इस आर्मेचर का, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बना है, किसका, फील्ड का। चुंबकीय क्षेत्र किसका बना है, फील्ड का बना है। ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, कब करेगा, जब मैं इसमें लोड धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जैसे ही लोड धारा आई एल यहाँ पर प्रभावित होगी, तो इसके जो कंडक्टर हैं, किसके, इस आर्मेचर के, हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर में जब धारा प्रवाहित की जाती है तार में, तो वो अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर स्थापित कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से करंट कैरिंग कंडक्टर में अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये तार हैं, इन तारों का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। यही चुंबकीय क्षेत्र किसका हो गया, इन तारों का, आर्मेचर का हो गया और फील्ड का। तो यहाँ पर अब कितने चुंबकीय क्षेत्र हो गए, दो हो गए, एक तो हो गया फील्ड का, एक हो गया इस आर्मेचर में कंडक्टर का। तो जहां पर ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेंगे, तो वहां पर भाई लड़ाई तो होगी, एक म्यान में दो तलवारें हो गई, यानी कि फील्ड यहाँ पर फील्ड का भी हो गया फ्लक्स, और यहाँ पर कंडक्टर यानी कि आर्मेचर का भी हो गया। तो इसी आर्मेचर के फील्ड फ्लक्स के द्वारा मुख्य फील्ड पर, किस पर, इस मुख्य, ये है हमारी मुख्य फील्ड। तो इसी आर्मेचर में उत्पन्न हुए फ्लक्स का मुख्य फील्ड पर प्रभाव क्या होता है, आर्मेचर का रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी एक ही जगह पर स्थित दो चुंबकीय क्षेत्रों का आपसी टकराव क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो हैवी कौन होता है, आर्मेचर का जो हमारा फ्लक्स होता है वो तगड़ा होता है, जो भारी होता है। लोड बढ़ा दो आप और फ्लक्स पैदा होगा। तो वही फ्लक्स क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी फील्ड वाली, इस फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स को कम कर देगा। क्या कर देगा, कम करता है, विपरीत प्रभाव डालता है, जिसके कारण हमारा ईएमएफ भी कम पैदा होता है। क्या होता है, ईएमएफ भी ड्रॉप होता है, यानी कि कम होगा, ठीक है। लड़ाई होगी अंदर तो भाई कुछ भी कार्य नहीं होगा, अगर साथ में चलते तो अच्छी बात थी। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स प्रभावित होता है, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, समझ गए आप। तो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य फील्ड के फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन हुआ, इतनी चीज तो हो गई। अब इसका दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे, भाई जनरेटर तो हमें बिजली लेना है उससे, तो इस चीज को तो हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके हमें ईएमएफ अच्छा मिलेगा। तो इसमें देखिए, इसमें इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, ये इस पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, और उनका उपाय भी हम सोचेंगे। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर इसी तरह ये लड़ते रहेंगे तो फिर हमें बिजली ईएमएफ कैसे मिलेगी। तो इसीलिए चलिए आइए जानते हैं हम कि इसमें वो प्रभाव क्या क्या होते हैं। आर्मेचर रिएक्शन हमारे जनरेटर पर क्या प्रभाव डालता है, कौन से वो प्रभाव होते हैं, उनके निराकरण क्या होते हैं, वो भी हम समझ। देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण प्रमुख दो प्रकार के हमें यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक होता है प्रतिचुंबकीय प्रभाव, ठीक है। प्रतिचुंबकीय प्रभाव क्या होता है, देखिए मान के चलिए यहाँ पर ये एक जनरेटर है, ठीक है, ये इसके फील्ड पोल्स है, यहाँ पर क्या है, इसके फील्ड पोल्स हैं, ये हमारा आर्मेचर है। देखिए जब क्या होगा, यहाँ पर जब हम इस जनरेटर में लोड धारा का मान बढ़ाते हैं या लोड धारा डालते हैं, तो आर्मेचर में लोड धारा बहेगी। अभी मैंने बताया था आपको, आर्मेचर में जो लोड धारा बहती है उसके कारण परिणामी फ्लक्स जो होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है मुख्य, उस पर प्रभाव डालेगा, यानी कि उसको कम करेगा। यहाँ पर जब मैंने थोड़ा कम लोड दिया है, अब जब मैं यहाँ पर इसको ओवरलोड करूंगा, इस जनरेटर को क्या करूंगा, मैं ओवरलोड की स्थिति में ले आऊंगा, यानी कि बहुत ज्यादा लोड दे दिया मैंने, तो इसमें क्या होगा, परिणामी फ्लक्स का मान और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान बढ़ेगा, क्योंकि लोड के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर जब इस आर्मेचर का फ्लक्स जो होगा, ये फ्लक्स इसके फ्लक्स के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाएगा मुख्य फ्लक्स के द्वारा, तो ये जो है मुख्य फील्ड का फ्लक्स अपनी दिशा को परिवर्तित कर देगा, यानी कि डर के मारे कहीं और से गुजरने लगेगा। लेकिन जब ओवरलोड कर दूंगा तो धीरे धीरे ये जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है ना, वो इस मुख्य फील्ड को
विचुंबकित करना प्रारंभ कर देगा, यानी कि डीमैग्नेटाइज करना चालू कर देगा। जब ये डीमैग्नेटाइज होने लगेगा उसका परिणाम क्या होगा भाई, ईएमएफ पैदा ही नहीं होगा, ईएमएफ का मान बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जिसमें देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पर प्रतिचुंबकीय प्रभाव में, एक होता है हमारा जीएनए, एक होता है हमारा एमएनए। ये आप नोट कर लेना, क्या कर लेना आप इसको, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। यहां पर एक्सिस की बात करूं तो इस प्रकार से होते हैं दोनों। जब इस जनरेटर में जीएनए और एमएनए एक ही होता है तब किसी प्रकार का कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं पड़ता है, क्योंकि जीएनए और एमएनए अपने एक ही अक्ष पर होता है, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी वही होता है और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी एक ही स्थान पर होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ईएमएफ यानी कि ओवरलोड होता है हमारा जनरेटर, तो यहाँ पर जो जीएनए से एमएनए थोड़ा सा खिसक जाता है, यहां पहुंच जाता है, ये इस प्रकार से। ये यहाँ पर एमएनए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब जब एमएनए यहाँ पर आ जाएगा तो ब्रशों के बीच में बहुत ज्यादा स्पार्किंग भी होने लगती है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हमें इस जनरेटर से अधिक ईएमएफ चाहिए तो जीएनए और एमएनए की स्थिति को हमें एक जैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब डीमैग्नेटाइज पूरी तरह से ये हो जाएगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। इसके बाद हम इसका सुधार के लिए क्या करेंगे वो भी आप इसमें देख लीजिए। इस एमएनए को देखिए, ये जो एमएनए है ना, इस एमएनए को वापस हम जीएनए स्थिति में या इन दोनों को एक ही स्थिति में लाया जाता है। वो किसके द्वारा, वो किया जाता है कार्बन ब्रश के द्वारा। कार्बन ब्रश के द्वारा जो हमारे कार्बन ब्रश लगे होते हैं ना, उनको हम, जो रॉकर आर्म लगा होता है ना, या फिर जो वो होल्डर लगा होता है ब्रश वाला, उसको हम धीरे 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 इस जीएनए की स्थिति में वापस लेकर के आते हैं, या इस जीएनए को इस एमएनए की स्थिति तक ले आते हैं। तो धीरे धीरे जब हम खिसकाते हैं, वो हमें कब तक खिसकाना है, देखिए उन ब्रशों को उन कम्यूटेटर के ऊपर कब तक खिसकाना है, जब तक कि कम्यूटेशन सही ना हो। स्पार्किंग जो हो रही होती है, स्पार्किंग भी होती है फिर इसके कारण, तो स्पार्किंग जब कम हो जाएगी उसको वहां जाकर हम रोक देते हैं, जिससे प्रतिचुंबकीय प्रभाव हमारा वहां पर कम हो जाता है और वापस जीएनए और एमएनए एक ही स्थिति में आ जाते हैं और ईएमएफ हमारा फिर से वहां पर इंड्यूस्ड होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रतिचुंबकीय प्रभाव और ये होता है हमारा क्या, इसका निराकरण, कि जीएनए को फिर से एमएनए की स्थिति में लाया जाए कार्बन ब्रशों की सहायता से, ठीक है। तो ये है प्रतिचुंबकीय प्रभाव और उसका निराकरण। अब हम बात करेंगे विचुंबकन प्रभाव के बारे में। विचुंबकन प्रभाव देखिए, यहाँ पर देखिए जो आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर दिया हुआ है यहाँ पर मुझे, ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मुख्य फील्ड है। अब देखिए यहाँ पर इस मेन फील्ड को ये आर्मेचर रिएक्शन क्या करने लगता है, यहाँ पर डीमैग्नेटाइज करने लगता है। क्या करने लगता है, डीमैग्नेटाइज, यानी कि विचुंबकित करने लगता है। धीरे धीरे जब लोड बढ़ता है तो ये जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो इस पर इतना प्रभाव डालता है कि यहाँ पर इसको ये विचुंबकीय कर देता है, यानी कि लगभग लगभग इसके अंदर जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ना, अवशिष्ट चुंबकत्व, उसको लगभग समाप्त ही कर देता है ये यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन, जिसके कारण इस जनरेटर की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए हमें इसका निराकरण भी करना पड़ेगा। तो देखिए निराकरण कैसे करेंगे भाई, जब ये आर्मेचर रिएक्शन होता है तो हम क्या करें, इस आर्मेचर के समान ही इसको बना दे, तो इसकी क्षमता वृद्धि कर दें, यानी कि हम इसमें टर्न्स की संख्या बढ़ा दी जाए। छोटे जो जनरेटर होते हैं उनमें हम टर्न्स की संख्या बढ़ा देने पर क्या होगा, यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व तो शेष रहेगा, यानी कि विचुंबकित तो होगा लेकिन उसका अवशिष्ट चुंबकत्व तो उतना बना रहेगा जितना कि इसकी क्षमता के लिए आवश्यक है। दूसरी चीज, ये तो हो गई छोटे वाले जनरेटर की बात। बड़े जनरेटर में हम करते हैं यहाँ पर एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। देखिए ये क्या होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग एक प्रकार की ऐसी वाइंडिंग होती है जिसे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कहाँ लगा दिया जाता है, इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, ठीक है, इसमें जो प्रवाहित जो धारा होती है, अगर आर्मेचर में धारा इस तरफ बह रही है तो इसकी धारा की विपरीत दिशा होती है, ठीक है। ये इस आर्मेचर के विपरीत कार्य करती है क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग का भाई है। ये बोल रहा है कि मैं आ गया हूं, अब इसको मैं मारूंगा, किसको, आर्मेचर के फ्लक्स को।
तुम मत लड़ो। तो ये जब विपरीत दिशा में, देखिए करंट की दिशा बदलेगी तो फ्लक्स की दिशा बदलेगी, ये आर्मेचर की रिएक्शन इस तरफ कार्य करेगा, तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग उल्टी दिशा में कार्य कर करके आर्मेचर के द्वारा या जो उस कंडक्टर के द्वारा जो रिएक्शन पैदा होता है ना फ्लक्स, उसको ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग निराकृत कर देती है। क्या कर देती है? खत्म कर देती, क्योंकि ये उल्टी दिशा में इसका फ्लक्स जा रहा है। जैसे मान के चलिए ये कंडक्टर आर्मेचर का है, ये मेरी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इसकी धारा इस तरफ जा रही है और इसकी धारा इस तरफ जा रही है, यानी कि फ्लक्स भी इस तरफ और फ्लक्स भी इस तरफ, फ्लक्स इस तरफ दोनों का। तो ये दोनों जब टकराएगा तो ये बड़ा हेवी रहता है, तो ये इस आर्मेचर के फ्लक्स को समाप्त कर देगा, जिससे हमारा वी चुंबकन प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, इसकी लपेट भी कम होती है, मोटे तार का होता है। इसके क्षेत्र की दिशा, धारा के प्रवाह की दिशा आर्मेचर में बह रहे धारा की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये बड़े प्रकार के जनरेटर में, छोटे प्रकार के जनरेटर में हम यहाँ पर इस फील्ड जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है ना, ये मुख्य फील्ड वाइंडिंग, इसमें हम टर्न्स की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे भी हमारा विद्युत चुंबकन प्रभाव कम हो जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व तो बना रहता है। और अगर बड़े बड़े जनरेटर हमें प्रयोग करना है तो वहां पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दो, जिससे ये इसमें क्या होगा, इसमें फ्लक्स पैदा होगा जो इस आर्मेचर फ्लक्स को समाप्त कर देगा, जो रिएक्शन जो पैदा होता है वो नहीं होगा, उसको निराकृत कर देगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिचुंबकीय प्रभाव, ये हो गया हमारा विचुंबकन प्रभाव। ये आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव यहाँ पर होते हैं, उनके निराकरण भी देख लिए हमने। यहाँ पर GNA-MNA ये होता है, यहाँ पर हम अवशिष्ट चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दो, या मुख्य फील्ड में टर्न्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। अब आ रहा है हमारा कम्यूटेशन। देखिए कम्यूटेशन से शब्द समझ गए आप, कम्यूटेटर, यानी कि इसका पूरा कार्य कहाँ पर होता है, कम्यूटेटर के ऊपर। मैंने बताया था कम्यूटेटर कैसा होता है, हाँ, वो कम्यूटेटर के ऊपर ये यहाँ पर कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम कम्यूटेशन। ठीक है, जो कम्यूटेटर और ब्रशों के बीच में होता है। देखिए यहाँ पर कम्यूटेशन का मतलब है धारा परिवर्तन की दिशा। देखिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, धारा परिवर्तन, धारा दिशा परिवर्तन। ठीक है, जब धारा की दिशा परिवर्तित होती है तो ब्रशों, कार्बन ब्रशों के और कम्यूटेटर के मध्य में स्पार्किंग होती है, उसी को हम कम्यूटेशन कहते हैं। देखिए मान के चलिए ये यहाँ पर जो है कम्यूटेटर है, इसके ये यहाँ पर सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, ये क्या होगा, सेगमेंट्स। चलिए, और ये यहाँ पर लगा दिया मैंने क्या है, कार्बन ब्रश। क्या लगा है, ये यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा है। देखिए ये जो है घूमने, ये जो स्थिति दिख रही है आपको, यहाँ पर जो सेगमेंट है ना, S1 S2 S3 S4 और S5। ठीक है, ये कम्यूटेशन होने के पहले, यानी कि धारा की कम्यूटेशन जब घूमता है, जब कम्यूटेटर जब घूमता है तो जो ब्रश होता है वो इस कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के संपर्क में होता है। ठीक है, संपर्क में होता है। तो यहाँ पर अभी देखिए कम्यूटेटर क्या होता है, घूमने के पहले की बात बता रहा हूं, इस S4 से संपर्क कर रहा है। जब इसको मैं और घुमा दूंगा तो यहाँ पर ये किन दोनों सेगमेंट्स के बीच हो जाएगा, S1 S2 S3 S4 और S5, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि S3 और S4 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रहेगा तब तक धारा की दिशा तो यही रहेगी। ठीक है, एक्स ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर हल्की सी स्पार्किंग होगी, जिसके कारण धारा की दिशा थोड़ी सी विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तीसरी स्थिति ये यहाँ लिख देता हूं, तीसरी स्थिति ये होगी। देखिए S1 S2 S3 S4 और S5, तीसरी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर ये S3 में मेरा ब्रश आ जाएगा। फर्स्ट स्थिति में S4 पे था, सेकंड में S3 और S4 के बीच में था, और यहाँ पर अब S3 आ गया। तो यहाँ पर जब धारा की दिशा परिवर्तित होगी और स्पार्किंग होगी तो एक रिएक्टेंस वोल्टेज भी यहाँ पर पैदा होगा, एक वोल्टेज पैदा होगा। तो यहाँ पर देखिए कम्यूटेटर में ब्रश को घुमाने से पहले, घुमाने के दौरान और उसके बाद जो धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, जो धारा की दिशा में परिवर्तन होता है वही कहलाता है कम्यूटेशन। समझ गए आप?
ब्रश के इस संपर्कन से पहले, दौरान और बाद में जो धारा की दिशा यहाँ बदल गई उसको हम कहते हैं कम्यूटेशन। ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन, एक होता है रफ। यानी कि जहां पर ब्रश बहुत तेजी से घूमे और स्पार्किंग बहुत ज्यादा हो वहां पर कहलाता है रफ, यानी कि वो बहुत खराब कम्यूटेशन होता है। स्मूथ कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर कार्बन ब्रश इन सेगमेंटों को आराम आराम से धीरे धीरे वहां पर धारा का परिवर्तन हो, धीरे धीरे हल्की स्पार्किंग होती है, वो होता है स्मूथ कम्यूटेशन। देखिए स्पार्किंग होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, स्पार्किंग होना अच्छी बात नहीं होती है कम्यूटेशन में, ठीक है। तो देखिए स्पार्किंग का मतलब ये होता है कि जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जब ये ब्रश जाता है तो बहुत ज्यादा स्पार्किंग करता है, जिसके कारण एक रिएक्टेंस वोल्टेज, यानी कि उसको बैक ईएमएफ भी आप बोल सकते हैं, एक रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा होता है जो कि कम्यूटेशन को बहुत खराब करता है, यानी कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है। ये जो यहाँ पर एक बैक ईएमएफ पैदा होगा वो स्पार्किंग के कारण घर्षण होगा, तो स्पार्किंग कारण ये एक रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा होगा जो कि धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। क्या करेगा? धारा में होने वाले दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा, जिससे हमें अच्छा कम्यूटेशन ब्रशों पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। देखिए अब ये तो हो गया कम्यूटेशन, समझ गए आप, धारा की दिशा में परिवर्तन उसके घूमने से पहले, दौरान और बाद में जो धारा की दिशा परिवर्तन होती है वो धारा की दिशा में परिवर्तन ही कम्यूटेशन कहलाता है। देखिए कम्यूटेशन रफ होता है और स्मूथ होता है, मैंने दोनों बता दिया आपको। अब यहाँ पर ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हो रहा है इसको भाई हमें समाप्त भी करना होता है, इसको यहीं पे ऐसा नहीं रखना है। तो हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखिए आप दो विधि उपयोग कर सकते हैं। एक तो आप अलग से ईएमएफ उत्पन्न कर लो इसको समाप्त करने के लिए, जैसे कि हमने उसमें किया था आर्मेचर रिएक्शन में, हमने क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दी थी, जिसके कारण वहां पर आर्मेचर रिएक्शन समाप्त हो गया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। किसका? इंटरपोल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जो हमारे कार्बन ब्रश होते हैं ना, जो हमारे कार्बन ब्रश, उनका रेजिस्टेंस भी कम कर सकते हैं। अधिकतर कम इंटरपोल्स प्रयोग किया। चलिए ये दोनों ही समझ लेते हैं हम कि कम्यूटेशन को अच्छा करने के लिए कार्बन ब्रश क्यों प्रयोग करें और क्यों हम इंटरपोल्स प्रयोग करें। चलिए देखिए कार्बन ब्रश का ऐसा है कि कार्बन ब्रश हम ज्यादा अधिक प्रतिरोध वाला वहां पर अगर प्रयोग कर लेंगे, हम कार्बन ब्रश को अगर अधिक प्रतिरोध वाला वहां प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, वहां पर जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है ना, वो चिंगारी ब्रश अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो वहां पर जो धारा की दिशा परिवर्तन होगा वो धीरे धीरे होगा। जब रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा तो उसमें धारा इतनी अधिक तरीके से वहां पर हो नहीं पाएगी दिशा परिवर्तन। तो इसीलिए वहां पर अधिक रेजिस्टेंस का हम कार्बन ब्रश प्रयोग कर सकते हैं। उसको हम वो विधि इसलिए ज्यादा उपयोग नहीं करते क्योंकि रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण क्या होगा, धारा के मान में परिवर्तन कम होगा और हमें कम कम्यूटेशन प्राप्त होगा। इसीलिए हम इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, MIP मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका संयोजन पूछा जाता है, इनको कहाँ लगाया जाता है और ये कैसे कार्य करते हैं। देखिए ये मान के चलिए ये मेरा जनरेटर है, इस जनरेटर में मेरे ये मुख्य पोल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मुख्य पोल्स लगे हुए हैं इस प्रकार से, N S N S। जनरेटर मेरा इस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इंटरपोल्स को आप हमेशा याद रखना, इंटरपोल्स को मुख्य पोल्स के बीच में लगाया होता है इस प्रकार से, और ये आकार में मेन पोलों से छोटे होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इनको लगाया जाता है। ये तो लगा दिया, इनकी संख्या मुख्य पोलों की संख्या के बराबर ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन से, यहाँ पर इनकी, ये तो हो गया इंटरपोल। इंटरपोल कहाँ लगाए जाते हैं? मुख्य पोलों के बीच में। और इनको जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है इसके सीरीज में ही लगाया जाता है। काय में लगाया जाता है? इसके सीरीज में ही लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से ये वाइंडिंग यहाँ पर कर दी जाती है, श्रेणी क्रम में लग जाए। अब इनकी ध्रुवता का कैसा करेंगे? ध्रुव, अगर जनरेटर आपका इस तरफ घूम रहा है तो इनकी ध्रुवता आगे आने वाले पोल आगे आने वाले मुख्य पोल की ध्रुवता के समान होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरफ घूम रहा है तो यहाँ पर आगे आने वाला ध्रुव कौन सा है? S, ना कि N, तो इसकी ध्रुवता होगी S,
ठीक है, यानी कि आगे आने वाला जो पोल है उसकी ध्रुवता के समान होगी, ना कि पीछे छूटने वाले ध्रुवता के समान। इस पोल की ध्रुवता n है, इसकी s है, तो इसकी ध्रुवता क्या होगी, s होगी कि n होगी, इसकी s होगी, क्योंकि ये आगे आने वाले पोल, इसकी क्या होगी, n होगी, इसकी क्या होगी, s होगी, इसकी क्या होगी, n होगी, है ना। तो आगे आने वाले जो ध्रुव हैं, उन ये जो इंटरपोल्स होते हैं, इनकी ध्रुवता आगे आने वाले पोल्स के समान ही होती है, ठीक है। अब देखिए कार्य कैसे करते हैं, ये आर्मेचर और अपने सीरीज फील्ड के सीरीज में लग गए इनमें, ठीक है, ये कम लपेट का होता है और आर्मेचर रिएक्शन का इस पर भी प्रभाव पड़ता है भाई। जब मुख्य पोल पर प्रभाव पड़ेगा तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या करता है, यहां पर एक बैक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं ये इंटरपोल, जो कि आर्मेचर रिएक्शन या उस ब्रश में होने वाली स्पार्किंग को कम कर देते हैं। देखिए आर्मेचर रिएक्शन को भी ये समाप्त करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को भी समाप्त करते हैं और स्पार्किंग, ठीक है, स्पार्किंग को भी कम करते हैं। अगर एग्जाम में दोनों ही पूछ लिया जाए तो आपको दोनों ही बताना है कि आर्मेचर रिएक्शन अगर एक ऑप्शन में आ गया तो ठीक है, नहीं तो स्पार्किंग एक अच्छा कम्यूटेशन करने के लिए ब्रशों के बीच में होने वाली, ये जो ब्रश होते हैं ना, इन ब्रशों के बीच में होने वाली स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल्स का प्रयोग मेन पोलों के श्रेणी क्रम में किया जाता है। और इनको क्या है, ये मुख्य पोलों से छोटे होते हैं, इनकी ध्रुवता आने वाले जो मुख्य पोल के समान रखी जाती है, ठीक है। ये इनके ऊपर भी आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है, ये भी एक अपना ईएमएफ पैदा करते हैं, फ्लक्स पैदा करते हैं, जो कि आर्मेचर रिएक्शन और उन ब्रशों के बीच में होने वाली स्पार्किंग को भी खत्म कर देते हैं। इंटरपोल का प्रयोग इसलिए यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गए हमारा जो डीसी जनरेटर था उसकी कार्यप्रणाली भी हमने देख ली, सारे वाइंडिंग्स, कनेक्शन, सारे प्रकार भी हमने देख लिए। देखिए कोई भी वस्तु है या कोई भी यंत्र है, उसकी अगर रेटेड क्षमता है, उसमें हमें आउटपुट में उतनी क्षमता नहीं मिलती है, क्योंकि कई ट्रांसफार्मर भी है, अगर वो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो हमें उससे 25 केवीए का जो क्षमता है वो नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें कई प्रकार की क्या हो जाती है, हानियां भी हो जाती है। क्या होती है, क्षतियां होती है। हम ट्रांसफार्मर क्षति हमने पढ़ा, इसमें कोर में हानि होती है, वाइंडिंग्स में हानि होती है, कई प्रकार की स्ट्रे लॉस भी होता है, ठीक है, मैग्नेटो लॉस भी होता है, बहुत प्रकार के लॉस हो जाते हैं, जिससे हमें आउटपुट पर पूरी तरह से उसकी दक्षता या पावर हमें नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार डीसी जनरेटर में भी उस प्रकार की हानियां होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ताम्र क्षति होती है, लौह क्षति होती है और यांत्रिक क्षति होती है। ये तीन प्रकार के, देखिए ये दो तो हमने देखा ही था कि ताम्र क्षति और लौह क्षति होती है। ट्रांसफार्मर में ये वाली क्षति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर एक घूमने वाला यंत्र नहीं होता, एक स्थिर यंत्र होता है, ठीक है। चलिए, ताम्र क्षति का मतलब तांबा, यानी कि जहां जहां पर तांबा होगा, ठीक है, जहां जहां पर वायर होंगे, तार होगा, वहां पर हमारी ये ताम्र क्षति होती है, ठीक है। और ताम्र क्षति हमेशा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग में ही ये बढ़ती जाती है। देखिए सबसे पहले आएगी हमारी आर्मेचर क्षति। आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग में क्षति होगी, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, आर्मेचर क्षति, यानी कि आई स्क्वायर आर ए, जो ड्रॉप वहां पर हो रहा है। शंट फील्ड में क्या होता है, यहाँ पर वाइंडिंग, शंट फील्ड में वाइंडिंग होती है, तो आई स्क्वायर आर एस एच, एस एच का मतलब हो गया शंट, ठीक है। सीरीज शंट होगा, सीरीज वाइंडिंग भी होगी, तो सीरीज वाइंडिंग में आई स्क्वायर आर एस ई होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो धारा के वर्ग के हिसाब से ही, वर्ग के अनुपात में ताम्र क्षति हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। इंटरपोल, देखिए इंटरपोल भी होंगे तो इंटरपोल पे भी वाइंडिंग होती है, उसमें भी भाई आई स्क्वायर आई पी होगा। ब्रश प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, अगर हमें कम्यूटेशन को अगर कम करना है तो हमें हाई प्रतिरोध या ज्यादा प्रतिरोध वहां पर चाहिए होता है, तो प्रतिरोध बढ़ता है तो वहां पर भी देखिए ये जो यहाँ पर ब्रश का प्रतिरोध होता है, वहां पर देखिए कोई वाइंडिंग तो नहीं होती, लेकिन जब प्रतिरोध बढ़ता है तो वहां पर हमारी तांबे की क्षति तो होती है। कैसे होती है? कार्बन ग्रेफाइट के लिए 1 वोल्ट प्रति ब्रश, और यहाँ पर अगर दूसरा कोई प्रयोग करता हूं, यहाँ पर अगर ग्रेफाइट वगैरह उपयोग करता हूं मेटल का, ठीक है, मेटल अगर कोई धातु लगा देता हूं, धातु के साथ में ग्रेफाइट का प्रयोग करता हूं, तो वहां पर 0.5 वोल्ट प्रति ब्रश के हिसाब से हमारा ब्रश प्रतिरोध क्षति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मेचर क्षति, शंट क्षति, सीरीज फील्ड क्षति, इंटरपोल और ब्रश प्रतिरोध क्षति हमारी ताम्र क्षति के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। लौह क्षति में आपको पता ही है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, ये दो क्षति तो होती ही होती है। हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ होता है? कोर वगैरह में होता है। कहाँ होता है? आर्मेचर के अंदर जो कोर होती है ना, आर्मेचर कोरों में होता है। एडी धारा क्षति कहाँ होती है? जो जब
कोई घूमने वाला चालक जब होता है तो वो विद्युत वाहक बल पैदा करता है और वही विद्युत वाहक बल गति का विरोध करता है। तो हमने लेंज का नियम जहां पढ़ा था वहां पर एडी धारा क्षति हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस WH ईटा, ये इसका नियतांक हो गया। बी मैक्सिमम यानी कि यहाँ पर ये जो फ्लक्स घनत्व है ये मैक्सिमम होता है। एफ हो गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी, और वी हो गया हमारा आयतन मीटर क्यूब में। ठीक है, मीटर क्यूब में होता है ये आयतन, आपको ध्यान रखना है। एडी धारा क्षति जो होती है वो हमने देखा था यहाँ पर, ये जो तांबे की क्षति होती है ये हमेशा स्क्वायर में होती है। बी मैक्सिमम यानी कि फ्लक्स घनत्व का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और टी यानी कि वहां पर जो पत्ती या फिर जो भी कोर होगी उस कोर की मोटाई होती है। ये क्या होती है, मोटाई। मोटाई बढ़ाने पर एडी धारा क्षति भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लोह क्षति। यांत्रिक क्षति यानी कि घूमने वाली क्षति जो स्ट्रे क्षति होती है उसके बीच होती है। ठीक है, स्ट्रे क्षति होती है, नियत क्षति होती है और अस्थिर। देखिए नियत क्षति देखिए लोह कोर में होगी, ठीक है, और आपके आर्मेचर में होती है। जब लोड डाल देते हैं वो अस्थिर क्षति कहलाती है, यानी कि हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें भी फिर धारा बहने लगती है, आर्मेचर में धारा बहने लगती है, और यांत्रिक क्षति भी इसको कहते हैं। अगर टोटल क्षति हमें निकालना है, टोटल हानि निकालना है, तो हम यहाँ पर नियत क्षति, नियत प्लस अस्थिर क्षति का योग कर देंगे तो हमें यहाँ पर टोटल क्षति यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से डीसी जनरेटर में ये हानियां इस प्रकार की होती हैं, इनको भी आप नोट जरूर कर लें। अब बात करते हैं यहाँ पर जनरेटर में दक्षता, इसकी एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, सब कुछ देख लिया हमने, अब हम देखेंगे इसकी दक्षता। तो देखिए कोई भी जनरेटर, देखिए कोई भी जनरेटर अगर मान के चलो मैंने उसको यांत्रिक शक्ति दी है तो मुझे आउटपुट में उतनी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए हमेशा उत्पन्न शक्ति जो होती है, जो आउटपुट पर उत्पन्न जो पावर होती है वो दी हुई पावर से हमेशा कमी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए उसके मशीन के अंदर कई प्रकार की हानियों के कारण वहां पर ड्रॉप हो जाती है मेरी शक्ति। ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पर एक बे खास पावर का यहाँ पर मैंने क्या लगाया, बल लगाया, तो मुझे आउटपुट में उतना नहीं मिलेगा, मुझे इलेक्ट्रिकल शक्ति वहां पर कम मिलेगी, क्योंकि बीच में कई प्रकार की कॉपर हानि, हिस्टैरिसीस लॉस, स्ट्रेस क्षतियां, कई प्रकार की क्षतियों के कारण वहां पर हॉस या लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जनरेटर की यांत्रिक शक्ति के बारे में। देखिए यहाँ पर दक्षता के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। सॉरी, दक्षता क्या होती है, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार उस वीडियो में कि मोटर और जनरेटर की यांत्रिक शक्ति आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। क्योंकि देखिए जनरेटर क्या होता है, यांत्रिक शक्ति को, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है, तो कौन सा, जनरेटर। और मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दक्षता की बात करूंगा मैं जनरेटर की, तो आउटपुट वैद्युतिक शक्ति, क्योंकि आउटपुट में मुझे इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है, और इनपुट में मैं क्या दे रहा हूं, ये मेरा आउटपुट, ये इनपुट में मैकेनिकल पावर दे रहा हूं, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मेरा जनरेटर की दक्षता कहलाता है। ठीक है, इसीलिए, और उसका क्या हो जाएगा, इनपुट यांत्रिक शक्ति बटे आउटपुट वैद्युतिक शक्ति। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए उल्टा, उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिकल पावर हम उस मोटर में देंगे तो हमें यांत्रिक पावर वहां से मिलेगी, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर कि ये तो हो गई हमारी एफिशिएंसी। तो अगर यांत्रिक दक्षता हमें जनरेटर की निकालना है तो यांत्रिक दक्षता होगी हमारी यहाँ पर क्या, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। देखिए यांत्रिक दक्षता क्या होगी, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, आई ए उस आर्मेचर में धारा भी पैदा होगी। ये अनलोड पर है, काय पर है, ये अभी अनलोड यानी कि जनरेटर रखा है, मैंने उसको यांत्रिक शक्ति दी और वहां पर क्या हुआ, यांत्रिक शक्ति ये नीचे लिखी है, बी एच ब्रेक हार्स पावर इंटू 735, ये फुट पर सेकंड में हम यहाँ पर एक हार्स पावर का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पावर पैदा होगी जनरेटर में वो क्या होगी, ई इंटू आई, यानी कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर में उसमें धारा है। अब वो थोड़ी बहुत तो होगी, बहुत ना, क्योंकि देखिए लोड डालने पर धारा बहती है, लेकिन फिर भी आर्मेचर में थोड़ी बहुत नाम मात्र की धारा तो वहां पर उत्पन्न होती है। तो इसीलिए यांत्रिक दक्षता को हम E इंटू आई ए अपॉन में ब्रेक हार्स पावर या BHP इंटू 735 कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमने लोड ले लिया, अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पर लोड ले लिया, तो हमारे यहाँ पर धारा बहने लगेगी। तो यहाँ पर हमें आउटपुट पर प्राप्त जो शक्ति है, विद्युत शक्ति, और जो उत्पन्न हुई शक्ति है, इसकी दक्षता कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। यांत्रिक शक्ति को नहीं लेंगे, आप यांत्रिक शक्ति को छोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लोड पर क्या हो रहा है, वहां पर आर्मेचर और लोड के बीच की शक्ति को नापा जाता है इसमें, यानी कि उसके टर्मिनल पर क्या होगा, वोल्टेज के टर्मिनल, जो उसके टर्मिनल पर वोल्टेज है वो, और उसके बाहर जो लोड में धारा बह रही है, इन दोनों का गुणनफल बटे में
उस आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर धारा के अनुपात को हम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कहते हैं, ईटा ई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना आप कि टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा इन दोनों का गुणनफल और इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर में धारा उत्पन्न जो हुई है, इन दोनों का अनुपात कहलाता है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। अब हम कमर्शियल व्यावसायिक एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा, आउटपुट पर जो प्राप्त हो रहा है विद्युत शक्ति वो, और इनपुट की यांत्रिक शक्ति को हम कमर्शियल दक्षता कहते हैं, यानी कि व्यावसायिक दक्षता। VTIL क्या हो गया हमारा, यहाँ पर लोड पर जो बाहर टर्मिनल पर मुझे जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और जो लोड धारा बह रही है आर्मेचर की, आर्मेचर धारा लोड धारा के बराबर होती है, उसका गुणनफल करके मैं यहाँ पर जो हाथों से मैंने वहां उसको चलाया है उसको कहते हैं हम कमर्शियल। ठीक है, व्यावसायिक दक्षता, बेक हार्स पावर इंटू 735.5, ये हो गई कमर्शियल दक्षता। ये हो गई इलेक्ट्रिकल दक्षता। इसमें कमर्शियल दक्षता और यांत्रिक दक्षता का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर यांत्रिक शक्ति नहीं लगाते, हम इलेक्ट्रिकल पावर को नापते हैं। यांत्रिक दक्षता को हम यहाँ पर जो मुझे आर्मेचर में जो प्राप्त हुई जो वोल्टेज है और जो धारा है उसको, और ब्रेक हार्स पावर जो मैंने हाथ से लगाई यांत्रिक दक्षता है, उसका अनुपात को हम यहाँ पर यांत्रिक दक्षता कहते हैं। कमर्शियल जो दक्षता होती है वो होती है VTIL अपन BHP इंटू 700.5, यानी कि टर्मिनल पर वोल्टेज प्राप्त हुई और जो लोड धारा बह रही है उसको, और ब्रेक हार्स पावर को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कमर्शियल दक्षता। ठीक है, और यांत्रिक दक्षता समझ गए आप, इलेक्ट्रिकल दक्षता हो गई मेरी जो आर्मेचर और लोड के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर जनरेटर की दक्षता निकाल सकते हैं कि दक्षता क्या होती है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये हो गई यांत्रिक दक्षता, ये हो गई इलेक्ट्रिकल दक्षता, ठीक है, और ये हो गई हमारी व्यावसायिक दक्षता। तो दोस्तों ये था हमारा डीसी जनरेटर। उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें हर एक चीज अपने दोनों पार्ट्स में अच्छे से बताई है। पुराना पिछला वाला जो पार्ट है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें भी हर एक चीज को मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस पर क्लिक करके पहला पार्ट भी देख सकते हैं। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसी थ्योरी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इस डीसी जनरेटर से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी होगी उसका वीडियो मैं अभी डालने वाला हूं, जिसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि अभी आगे होने वाला है डीसी मोटर का। ठीक है, उससे पहले मैं एक वीडियो जो डालूंगा वो अपलोड करूंगा आपकी प्रश्नोत्तरी, जिसका अध्ययन आप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं उनके ऊपर से एक प्रश्नोत्तरी में बनाऊंगा, उसको भी अच्छे देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी करिए, कमेंट्स करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।